नमस्ते आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप पर। आज हम बात कर रहे हैं बेन किंग्सले और रिचर्ड एटनबरो की शाहकार फिल्म गांधी की। ये सेकंड एपिसोड है और ये हमारा बॉलीवुड किस्से का सेगमेंट है। पहले एपिसोड में हमने बात की कि गांधी बनाने का प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, कैसे रिचर्ड एटनबरो 20 साल तक ये फिल्म बनाने का सपना संजोए रहे, कैसे नेहरू और इंदिरा से अप्रूवल और मदद मिलने के बावजूद गांधीवादी इस फिल्म का विरोध करते रहे। ये सब बातें हमने पहले एपिसोड में देखी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस दूसरे और आखिरी एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे गांधी के लिए बेन किंग्सले फाइनल हुए, कैसे उन्होंने इस रोल के लिए तैयारियां की और कैसे नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल के साथ धोखा हो गया। रॉयल शेक्सपियर कंपनी ब्रिटेन की सबसे बड़ी और पुरानी थिएटर कंपनियों में से एक शाम उनका एक प्ले चल रहा था, शेक्सपियर का हैमलेट। कलाकार अपना काम कर रहे थे, सामने बैठी भीड़ उन्हें देख रही थी। उसी भीड़ में बैठा था एक लड़का, नाम था माइकल एटनबरो। माइकल जानते थे कि उनके पिता रिचर्ड गांधी फिल्म के लिए अपना नायक खोज रहे थे। किसी गोरे एक्टर को वो गांधी नहीं बनाना चाहते थे। भारतीय एक्टर को लेने में भी मसला था कि उसके नाम पर विदेशी जनता फिल्म नहीं खरीदती। माइकल को अपने पिता की समस्या उस ऑडिटोरियम में हल होती दिख रही थी। सामने स्टेज पर एक एक्टर था, कमाल काम कर रहा था। माइकल ने उसका नाम पता किया, घर पहुंचे, अपने पिता को उस थिएटर एक्टर के बारे में बताया। कुछ दिन बीते। उधर माइकल और रिचर्ड की बातचीत से अनजान वो एक्टर एक और प्ले कर रहा था। प्ले का नाम था निकोलस निकलबाय। 8 घंटे का प्ले था, 4-4 घंटे के 2 पार्ट्स में बटा हुआ। पहला पार्ट खत्म होने के बाद ये एक्टर बैक स्टेज आया, अपना मेकअप उतारने लगा। तभी डोरमैन ने उसका नाम लेकर पुकारा, बेन किंग्सले टू द डोर प्लीज। बेन स्टेज पर ही खप चुके थे, ऊपर से डोरमैन बार बार बुला रहा था। बेन बिल्कुल भी उससे पूछने के मूड में नहीं थे कि हुआ क्या है। झुंझलाते हुए पहुंचे। डोरमैन ने बताया कि आपके लिए एक टेलीफोन आया है। बेन ने फोन का रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से एक गहरी आवाज सुनाई दी, हेलो बेन, मैं रिचर्ड एटनबरो हूँ। मैंने आखिरकार अपनी फिल्म गांधी के लिए पैसा जुटा लिया है। मेरे बेटे ने तुम्हारा प्ले हैमलेट देखा और कहा कि तुम गांधी के रोल में फिट बैठोगे। कट की आवाज के साथ दोनों तरफ रिसीवर रखे गए। बेन वापस बैक स्टेज लौट आए, मेकअप किया और प्ले का दूसरा पार्ट परफॉर्म करने चले गए। दिल में एक तरफ उत्साह उमड़ रहा था, लेकिन प्ले भी पूरा करना था, इसलिए उस उत्साह को दबाया और प्ले पूरा किया। फिर अगले दिन से जुट गए मेहनत करने में। फिल्म के लिए बेन किंग्सले फाइनल हुए, लेकिन कास्टिंग को लेकर एक झोल फिर भी हुआ और इसका शिकार हुए नसीरुद्दीन शाह। दरअसल 70s में रिचर्ड के इंडिया दौरे बढ़ते जा रहे थे। उस समय खबरें चल रही थी कि वो लीड एक्टर ढूंढ रहे हैं। चूंकि ये फिल्म एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था और देश विदेश की जनता इसे देखती, ये सोचकर नसीरुद्दीन शाह उनसे मिले। नसीर को स्क्रीन टेस्ट के लिए लंदन बुलाया गया। उधर इंडियन प्रेस में सुर्खियां चलने लगी, कोई भारतीय एक्टर ही गांधी बनेगा, इस तरह की। नसीर का टेस्ट हुआ, बस उन्हें अभी फाइनल नहीं किया गया, या उन्हें कभी फाइनल किया ही नहीं जाना था। नसीर अपने संस्मरण एंड देन वन डे में लिखते हैं कि बेन को पहले ही फाइनल किया जा चुका था। उन्हें लंदन स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाने का मकसद सिर्फ एक ही था, ये कि इंडियन मीडिया में खबरें चलती रहे कि कोई भारतीय एक्टर ही गांधी बनने वाला है। रिचर्ड की फिल्म को गांधी के देश में विरोध नहीं झेलना पड़े, ये उन्हें देर से समझ आया। हालांकि फिल्म में न चुने जाने का उन्हें कोई मलाल नहीं है। वो मानते हैं कि उस दौर में वो बेन जितने मंझे हुए एक्टर नहीं थे। नसीर तो फिल्म से नहीं जुड़ सके, पर उनके दोस्त को गांधी में रोल जरूर मिला। रिचर्ड एटनबरो ने गोविंद निहलानी के निर्देशन में बनी आक्रोश देखी थी। वो ओम पुरी को किसी भी तरह अपनी फिल्म में यूज करना चाहते थे। गांधी में ओम पुरी के लिए कोई बड़ा रोल नहीं था, इसलिए उन्हें एक छोटा सा किरदार मिला। हालांकि उनका वो सीन फिल्म के खास सीन्स में से एक था। ओम पुरी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि गांधी तक उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया था। उस लिहाज से ये फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट रही। जब नसीर को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया था, उस वक्त उनके साथ एक और भारतीय एक्ट्रेस थी। रिचर्ड ने नसीर और स्मिता पाटिल का टेस्ट साथ में लिया था, ये देखने के लिए कि वो दोनों मोहनदास गांधी और कस्तूरबा गांधी के लुक में कैसे लगते हैं। हालांकि जिस तरह गुप्त रूप से वेन फाइनल हो चुके थे, ठीक उसी तरह रिचर्ड ने कस्तूरबा को भी चुन लिया था। दरअसल गांधी की कास्टिंग का काम देख रही थी डॉली ठाकुर, जो खुद एक थिएटर अदाकारा थी। कस्तूरबा के लिए डॉली के दिमाग में एक कमाल की थिएटर एक्ट्रेस थी, रोहिणी हट्टंगड़ी। रोहिणी मराठी थिएटर में लगातार एक्टिव रहती थी। डॉली उनके काम से भी वाकिफ थी। उन्होंने रोहिणी को कास्टिंग के बारे में बताया। रोहिणी रिचर्ड से मिली, फिल्म का जिक्र तक नहीं छेड़ा। रंगमंच, अभिनय की कला जैसे विषयों पर चर्चा हुई। रिचर्ड विदा लेकर चले गए।
अगले दिन डॉली ने रोहिणी को फोन किया, बताया कि गांधी के लिए उन्हें फाइनल कर लिया गया है। पहली फ्लाइट से उन्हें लंदन पहुंचना होगा ताकि जल्दी से शूटिंग शुरू हो सके। बेन किंग्सले के पूर्वज भारतीय थे। उनके परिवार की जड़ें गुजरात से जुड़ी थी। बस बेन अपनी विरासत से दूर थे। उसी विरासत की अब उन्हें जरूरत पड़ने वाली थी। भारत की धरती पर कदम रखते ही वो समझ गए कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बॉस। सिर्फ गांधी की नकल करके गांधी नहीं कहलाएंगे, उन्हें गांधी बनना पड़ेगा। इसकी शुरुआत उन्होंने वजन घटाने से की। मछली खाने के शौकीन बेन अचानक से सात्विक भोजन पर उतर आए। धूप में अपनी त्वचा को तपाया, रंग गाढ़ा किया। रिचर्ड से महात्मा गांधी की न्यूज फुटेज मंगवाई ताकि उनके हाव भाव समझ सके। एक सिनेमा घर बुक किया और 5 घंटे की ये फुटेज देखी। पूरी फुटेज देखने के बाद बेन को एहसास हुआ कि ये असंभव काम है, वो गांधी बन ही नहीं सकते। बेन भले ही पूरी तरह गांधी नहीं बन सकते थे, लेकिन वो अपनी एक खासियत से वाकिफ थे। वो किसी को भी देखकर उसकी हूबहू नकल कर लेते थे। बचपन में स्कूल के दोस्तों का वो ऐसे ही मनोरंजन करते थे। उन्होंने गांधी को जिस हद तक मुमकिन हो खुद में उतारने की कोशिश की। किरदार की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। इसी बीच वो एक दिन साइमन के पास पहुंचे। साइमन फिल्म पर बतौर साउंड इंजीनियर काम कर रहे थे। बेन ने साइमन को एक ऑडियो सुनाया। साइमन ने शांति से उस ऑडियो को सुना। पूरा होने के बाद बेन की तरफ मुड़े और कहा, मैंने गांधी की इतनी साफ आवाज आज तक नहीं सुनी। बेन ने जवाब दिया, साइमन, ये गांधी की नहीं, मेरी आवाज है। गांधी की शूटिंग पूरी होने को आई। आखिरी सीन शूट होना था जिसमें महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार होता है। रिचर्ड इनको हकीकत के करीब रखना चाहते थे। भारी तादाद में भीड़ जुटाई गई। करीब 4 लाख एक्स्ट्रा सेट पर थे। महात्मा गांधी के शव के रूप में डमी को इस्तेमाल किया गया। बेन रिचर्ड के साथ कैमरे के पीछे खड़े थे। कफन में लिपटी डमी को देखकर रिचर्ड को अच्छा नहीं लगा। उनको वो फील नहीं आ रहा था। उन्होंने बेन से कहा, तुम जाकर लेटो। बेन आंखें मूंद कर लेट गए। उनके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ थी, किसी बड़े जलाशय की लहरों के समान। दोनों को ही गिना नहीं जा सकता। आंख बंद किए बेन लेटे हुए थे। तभी उनके चेहरे पर कुछ आ लगा। गुलाब की कलियां उनके चेहरे पर आकर लग रही थी, वो भी लगातार। उनके बगल में चल रही भीड़ ऐसा जानबूझकर कर रही थी ताकि बेन परेशान हो, आंखें खोले, गुस्सा हो और सीन खराब हो जाए। लेकिन बेन ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। वो जस के तस लेटे रहे। बेन अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि कुछ समय बाद चेहरे पर फूल पड़ना बंद हो गए। उनकी जगह चेहरे को गुलाब की पंखुड़ियां छू रही थी। भीड़ ने उन्हें परेशान करना बंद कर दिया था। वो उसकी जगह गाने लगे थे। थोड़ी देर बाद ये गाना रोने में तब्दील हो गया। भीड़ ने कुछ और कदम चले और सन्नाटा पसर गया। बेन बताते हैं कि उस वक्त उन्हें सिर्फ पुलिस वालों के जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने सेट पर असिस्टेंट से पूछा कि हमारे आसपास कितने लोग हैं। जवाब आया, करीब 80,000। असिस्टेंट ने बताया कि इतने लोग तो सिर्फ हमारे वाले हिस्से में हैं। कुल संख्या तो 4 लाख तक जाती है। बेन हैरान थे। 4 लाख लोग थे, लेकिन आवाज सिर्फ पुलिस वालों के जूतों की आ रही थी। शायद यही उनका गांधी से जुड़ाव था। किसी हद तक रिचर्ड एटनबरो अपनी कोशिश में कामयाब हो चुके थे। तो ये थे सर्वकालिक महान फिल्मों में से एक गांधी के किस्से। अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी है तो इसे अपने मस्ट वॉच सूची में शामिल कर लीजिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइए। हमारा नया चैनल है ललन टॉप सिनेमा, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर लाइक कर दीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टा पर भी आपको वीडियो मिलेंगे। हम यत्र तत्र सर्वत्र हैं। हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद।